हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग डिस्कशन की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 12 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 13 है। अपने इस पार्ट 13 में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस एसे को पढ़ेंगे। आपके एसे में कौन कौन से बिंदु काफ़ी अच्छे हैं, किन उन बिंदुओं को और अच्छे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, ये भी बताएंगे। और ये भी देखेंगे कि इस एसे को लिखने में आपकी भाषा शैली कैसी रही है और उस भाषा शैली को और कैसे परिपक्व से श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये एसे पूरा सुन लेने के बाद पता चल जाएगा कि आपके एसे में क्या कमियां हैं और इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। इससे पहले हम इस एसे को पढ़ें, इसमें से आपने कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि हमने एसे राइटिंग से रिलेटेड आपके लिए 2 सीरीज शुरू की हैं, जिसमें हमारी पहली सीरीज है एसे राइटिंग सीरीज, जिसमें हम आपको अपनी तरफ से एसे देते हैं और बताते हैं कि फला एसे को आपको कैसे लिखना चाहिए। ये सभी एसे यूपीएससी बेस्ड होते हैं, इनमें स्टेट पीसीएस का कोई भी रोल नहीं होता है। ये बात अलग है कि आप इन एसे को देखकर इनकी समझ बनाकर आप स्टेट पीसीएस के एसे लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टेट पीसीएस को नहीं लेते हैं। साथ ही हम आपको यहाँ पे जो एसे देते भी हैं एसे राइटिंग सीरीज में, उसमें आपको सभी एसे मौलिक देते हैं, किसी कोचिंग संस्थान के कॉपी पेस्ट नहीं देते हैं। और जो हम आपके एसे अपनी इस एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज यानी कि जो दूसरी सीरीज है, उसमें उन्हीं एसे को चेक करते हैं जो यूपीएससी के मानकों पर अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए। ये दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने ऑलरेडी इस सीरीज का एसे डिस्कस कर लिया है, उसका फ्रेम दे दिया है, उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद है कि आपने उस सीरीज को देखा होगा। तो अब हम फटाक से अपने इस एसे को पढ़ने की कोशिश करेंगे और बताएंगे जहाँ जहाँ पे कमियाँ हैं उन कमियों को कैसे दूर करना है। क्लियर? तो आपका आज का एसे है कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। आपने लिखा है कि बच्चा अपने जन्म के साथ ही मनुष्य होता है और यहीं से शुरुआत होती है उसके मानव बनने की एक लंबी कहानी। सभ्यता का जन्म सभ्य रूप में हो ये जरूरी नहीं, लेकिन उसे सभ्य बनने के लिए अथाह इच्छा शक्ति के साथ प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, जिसे ऐतिहासिक में एक ही मात्रा आएगी से लेकर वर्तमान संदर्भ तक समझा जा सकता है। एक समय था जब आदि मानव अपना पेट भरने के लिए इधर उधर विचरणशील करता था और आपस में भी एक दूसरे को मारकर खा जाया करता था। उस वक्त मानवता का जहन में कोई स्थान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सदियां बीती, उसने मनुष्य को छोड़कर जानवर और फिर धीरे धीरे शाकाहार की तरफ बढ़ने लगा। ये वो दौर था जब कृषि करने के साथ साथ जानवरों को भी पालने लगा था, उससे हमदर्दी रखने लगा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता, रोमन साम्राज्य, वैदिक काल तक उसमें मानवता का मनुष्य होने के बहुत सारे गुण समाहित हो चुके थे। वो गुण जिनको सीखने में उसको हजारों वर्ष लगे थे और मानव बनने में सक्षम हो पाया। विचारों का खेल है, जगत में जो समझ पाया वो महान बन पाया। ये बात उस दौर की है जब अर्थव्यवस्थाओं के बीच छोटे छोटे साम्राज्य पनप रहे थे और उन्हीं में से क्षत्रिय राजवंश में जन्म हुआ गौतम बुद्ध, या जिसका शुरुआती जीवन भोग विलास समरसता में बीता था, लेकिन एक समय के चक्र में उसे मानव बनने की दिशा में प्रेरणा मिली, जिसमें मुख्य भूमिका कंधे पर जा रही अर्थी बुजुर्ग जर्जर शरीर द्वारा निभाई गई। अपने इसी काल में बुद्ध ने सब कुछ त्याग कर ज्ञान की खोज और मानव कल्याण के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए और आज उन्हीं के नाम पर बौद्ध धर्म अस्तित्व में उसे अपनाने वाले कई देश जैसे जापान, कोरिया, चीन, ताइवान व अन्य। गौतम बुद्ध ने ऐसे ही कई विचारों को जन्म दिया जिसके आधार पर दुख तय किए जा सकते हैं। इनमें से एक था इच्छा पर काबू पाना। आखिर मनुष्य से मानव बनने का लेकिन लंबा सफर रहा। साम्राज्य जन्मे लहू की धाराओं में, लेकिन लहू युक्त रहे जरूरी नहीं। असंगठित संस्थाओं के, आप थोड़ा राइटिंग और सुधारिए। असंगठित संस्थाओं के रूप में कई साम्राज्यों का जन्म होता है, लेकिन उसमें से एक था मौर्य साम्राज्य, जिसकी नींव तो चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में रखी थी, लेकिन चरमोत्कर्ष पर सम्राट अशोक के समय पहुंचा था। वो सम्राट अशोक जिसकी निर्दयता के चर्चे इतिहास में गूंजते थे, अपने 11 भाइयों को मौत की नींद सुलाकर गद्दी पर बैठा था, मनुष्य का उदाहरण था। लेकिन कलिंग युद्ध की घटना ने उसे मानव बनने के लिए विवश कर दिया और उसी समय से उसने जन कल्याण की भावना से कार्य
किए कार्य जन भावना से कार्य मरने, यहाँ पे क्या लिखा है, कार्य मरने करवाए, जैसे सिंचाई व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, धर्मशालाएं बनवाना, प्रेम भाव से रहने की, ये क्या है, सीख देना, अच्छा सीख देना, बड़े बड़े पत्थरों पर धर्मोपदेश देना, ऐसे 17 शिलालेख, ठीक है। फिर आपने लिखा है धम्म की स्थापना करना, बौद्ध धर्म अपनाना, धम्म की शुरुआत करने के साथ ही अशोक ने अपने जीवन काल में एक युद्ध भी नहीं किया था। आखिर ये कहानी एक मनुष्य से मानव बनने के बीच की कहानी है, जिसमें जीवन में कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जैसे मनुष्य को जीवन को समझकर इसके उद्देश्य को समझा जाता है। सम्राट अशोक की ऐसों में से एक था, इसी में से एक था, सम्राट अशोक भी ऐसे में एक था। अज्ञान मिट जाता है और जीवन के लिए एक नए सवेरे का जन्म होता है। कैसे कहें कि ऐसा नहीं होता, जहाँ जब खुदा चाहे तो जरूर होता है। वाह, शायरियाँ बड़ी अच्छी अच्छी आप लिखते हो। वक्त की नई मंझधारों में होते हुए सभ्यताएं नए नए विचारों के साथ जन्म ले रही थीं, लेकिन ये सभ्य सदाचारी रूप में जन्मे थे, शायद वक्त को ही मंजूर नहीं था। बात उस जमाने की है जब प्राचीन आपने लगता है इतिहास ही लिख दिया है पूरे में, मौलिकता थोड़ी लाइए, मतलब इतिहास के पटाक्षेप से बाहर निकलिए, क्योंकि ऐसे एग्जामिनर को लग रहा है कि आप ऐसे में ना हिस्ट्री को पुट कर दिए, और ऐसे कभी हिस्ट्री नहीं होती है, ये पता होना चाहिए। जब हमने आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक बताया तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो अमूर्त विषय होता है उसको किस तरीके से मल्टी लैंग्वेज टॉपिक के हिसाब से आपको लिखने की ज़रूरत है। जब आपका टॉपिक मल्टी डायमेंशनल होता है, उसमें अलग अलग विविध रूप होते हैं, तब एग्जामिनर को इंटरेस्ट आता है। भाई आप किसी को रोज़ दाल खिलाओगे, बोर हो जाएगा, दाल के साथ उसको छाछ तड़का लगा के दो, उसको मट्ठे की आलू खिलाओ, और भी कई सारी चीज़ें खिलाओ अलग अलग। अब ये मत पूछना मट्ठे की आलू क्या होती है, मेरे मुंह से निकल गई है, ठीक है। तो कच्चे माल, मध्य माल, ये क्या लिखा, सॉरी, इतिहास की सीमा समाप्त व मध्यकाल, अच्छा कच्चे माल में पढ़ रहा था, मध्यकाल लिखा है। मध्यकाल की कहानी की शुरुआत होने जा रही थी भारत में दिल्ली से। आपने बिल्कुल क्रमबद्ध इतिहास एक लिख दिया है। इतिहास वास्तव में मानव को यहाँ अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसको वर्तमान से ऐड करो। ऐसे तो ये एक तरीके का, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एसे में और ब्लॉग में और एडिटोरियल में बस डिफरेंस होता है घटनाओं का, तथ्य और तर्कों का, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन जा रहा है, एक तरीके का हिस्ट्री बन जा रहा है, ब्लॉग बन जा रहा है, ठीक है। तो इस ब्लॉग से दूर निकलिए थोड़ा। फ्रेम तो हमने ऑलरेडी इसका दिया था, आपने देखा भी होगा, उस वीडियो को सुना भी होगा, समझ भी गए होंगे कि हाँ कितने डायमेंशन हमने कवर कराए थे उसमें, ठीक है। इल्तुतमिश जिसने अपने राज्य को मंगोल के तैमूर से, आपको ये लगता है हिस्ट्री बहुत अच्छी है, या तो आप हिस्ट्री में रिसर्च कर रहे होंगे तो पीएचडी कर रहे होंगे। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी, महिलाओं में हम व इंसान के लिए गद्दी पर बैठी थी, और महिलाओं के हम का मतलब क्या होता है, महिलाओं के हम भी ये शायद पहली लड़ाई थी। महिलाओं के हक, ओ सॉरी, हक सही से लिखो ना का। बलबन जिसे कुर्ता के लिए जाना जाता था। मुझे ऐसा लग रहा है मैं हिस्ट्री एंशिएंट से लेके और मेडवल तक में आ चुका हूँ दिल्ली सल्तनत में। अब हो सकता है मुगल सत्ता बाबर से मुलाकात होगी आगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा एग्जामिनर को भी लगेगा, इसलिए समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ऐसे मत लिखना, ठीक है। साबित करने में सफल रहा था। फिरोज शाह तुगलक जिसने कभी टोपी सिलकर ऐसे नहीं लिखा जाता है, सिलकर ऐसे होता है ना। और पहले तो आपको लिखना, ये तो सील कर हो गया। अपना जीवन यापन किया था, जनता के हित गद्दी पर बैठा था। आपको लगता है कि आप फिरोज शाह तुगलक से मिल के आए हैं, मतलब बहुत डेप्थ में पढ़ा है। यहीं से आगे चलकर देखा जाए तो मुगल काल में हुमायूं के पुत्र अकबर का शुरुआती जीवन आ गया। अकबर साहब शुरुआती जीवन में, अब मैं बता सकता हूँ, देखो जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, यही एग्जामिनर सोचना है। एग्जामिनर को पता है कि भाई साहब अब आप अकबर पे आएंगे, फिर अकबर के बाद औरंगजेब पे आएंगे, फिर मॉडर्न इंडिया पे आएंगे। अब वो समझ चुका है, यानी कि उसने भावना बना ली। और आपके अभी 4 पेज हुए हैं। अब सोच लो, अगर एग्जामिनर यहाँ पे समझ गया कि 4 पेज तक आपने उसको हिस्ट्री पढ़ा दी है, आगे का नहीं चेक करेगा, ऐसे ही नंबर दे देगा ओरल, और ऐसे ही नंबर दे के 80 और 90 में आपको कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। तो इन गलतियों से बचना है आपको। इन गलतियों से अगर आप बच गए तो आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। आपकी भाषा शैली जरूर बहुत अच्छी है, शायरी जो आप बीच बीच में मारते हो वो बहुत अच्छी शायरियाँ हैं, लेकिन उसको करंट से रिलेट करो, हिस्टोरिकल उसे मत बनाओ, ठीक है। जैसे कि
शुरुआती जीवन, 1 मिनट रुकिए, हाँ, बुराइयों से अछूता नहीं था, भोग विलास, हरम दल, पेटीकोट शासन, ये चीज़ें नहीं लिखनी है भाई। नाना प्रकार की, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पेटीकोट शासन लिखना है, लेकिन लिखना ही नहीं है यहाँ पे। व्याप्त थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जिसने शासन काल में भारतीय प्रशासन में एक प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा, वो था सहिष्णुता, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, जन कल्याणकारी सचिवालय व्यवस्था। आखिर एक शख्स जो वक्त के साथ बदल गया, मानव होने का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर गया। इतना ही नहीं, इतिहास में भी अपना नाम दर्ज कराएगा। अब राष्ट्रवादी लोग परेशान हो जाएंगे अगर ऐसा आप लिख दोगे, है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं यूपीएससी में, बट फिर भी लोगों को लगता है कि आप आधा समय सिर्फ हिस्ट्री में व्यतीत कर दिए तो आप करंट में यानी कि अपडेट नहीं है। दो चीज़ें देखो इससे रिप्रेजेंट होती हैं कि या तो आप करंट से अपडेट नहीं है, और दूसरा आपकी हिस्ट्री में रुचि है। रुचि को यूपीएससी प्राथमिकता नहीं देता, यूपीएससी देता है अपडेट की, ठीक है। आखिर एक वक्त था, बदल गया, फिर आपने लिखा नाम दर्ज करवा गया, जो अपने अनुवर्तियों के लिए उदाहरण बन गया, और अब मरने में उसको एक लंबा समय लगा। स्वाद की पूर्ति के लिए लालचों का जन्म हुआ, लेकिन नए नए रास्तों से आज कल बेहतर हुआ। वाह, सच में आपको तो सैरियाँ करनी चाहिए, बड़ा पैसा मिलेगा। सभ्यता के विकास में मनुष्य का मानव बन, आप लबासना में जाके तो सैरियाँ अगर जब करेंगे ना स्टेज पे, तो लोग तो आपके कायल हो जाएंगे। बनने का सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि नए अंदाज में परिस्थिति एक नया मोड़ लेने वाली थी। जब अच्छा आप चलो यूरोप पे तो आ गए, कम से कम बच गया, आगे मैं गलत हो गया। पुनर्जागरण के दौरान 14वीं सदी नई नई खोजों का सिलसिला शुरू होने वाला था। मनुष्य को बदनाम करने वाली घटनाओं से लेकर उसे महान बनाने तक के सफ़र में कुछ बातें जुड़ने वाली थीं। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी। भाई इसको क्या पढ़ें, अब आप बताइए ना, मतलब ये मानवता चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा हटाइए यहाँ से, है ना। मतलब मैं अगर ऐसे ही पढ़ता रहूँगा तो थक जाऊँगा, और फिर वही होगा, निष्कर्ष यही निकलेगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको विदेशी हुक्मरानों ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे आपने क्यों अपना समय वेस्ट किया इस चीज़ में, जब हमने आपको एक कंटेंट दे दिया, अगर फ्रेम ना दिए होते, ना सुनने को आपको मिला होता, तो आप कुछ भी लिख देते हैं। हाँ, इन लोगों ने सुकरात, प्लेटो और अरिस्टो के ग्रंथों को पढ़ा और सीखा भी। मानवता का सच्चा धर्म ना कि लालच के बस चलती जिंदगी, और यहीं से इनके द्वारा शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। जैसे अमेरिका में मानवाधिकार स्वतंत्रता, फ्रांस में समानता, जापान रूस मानवीय कर्तव्यों की मोड़ जाना, भ्रूण हत्या समाप्त करना, बाल विवाह की समाप्ति, कन्या के प्रति स्नेह की भावना, कानून का शासन। यहाँ तक देखा जाए कि सभ्यता सब बनने का लंबा सफ़र करती रही। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, परंतु यूँ मरो कि याद करे जो सभी। गौतम बुद्ध, अब देखो फिर से रिपीट हो। इतने नाम भाई साहब, इतने नाम नहीं देने, पागल हो जाएगा एग्जाम में। इतने नाम बिल्कुल भी नहीं देने हैं, वो कहेगा कि अरे भाई आप क्या कर रहे हो। खरे उतरते हैं। इन सभी के जीवन का एक सामान्य उद्देश्य मानव सभ्यता के कल्याण की वृद्धि व उन्हें सभ्य बनाने के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाना, जिसे गांधी जी ने यूटोपिया कहा था। इतना शुभकारी जीवन बहुत ही कष्टकारी रहा था, लेकिन स्वयं को मानवता की नज़रों में सही साबित करने के लिए अच्छा मदद करने पर जोर दिया। और समाज को ऐसे नहीं लिखना है हिंदू धर्म क्या है, तार्किकतावाद, ऐसे आपने कुछ और बता दिया। ऐसे जो आपसे पूछा मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, एक समय में दो मित्र राहुल और श्याम, ऐसी स्टोरी भी आपको यहाँ पे नहीं बतानी है, ठीक है ना। ऐसे आप अगर बताएंगे तो आपके आंसर में वो तारतम्य नहीं आएगा जिस तारतम्य की उसको ज़रूरत है, ठीक है ना। पीएचडी में एडमिशन ले लिया, ऐसी बातें आपने देखो। एक तो हिस्ट्री पूरी बता दी, ठीक है। जहाँ कहानी बतानी चाहिए वहाँ आपने कहानी नहीं बताई, बट जहाँ कहानी नहीं बतानी चाहिए वहाँ आपने बता दी, ठीक है। तो इस चीज़ से अपने आप को थोड़ा दूर करिए कि ये चीज़ें नहीं बताना है, ठीक है। बाकी हमने ऑलरेडी कई बार इसको डिस्कस किया है इस ऐसे को, तो आप अलग अलग उन बच्चों को देखिए, उन बच्चों के आंसर को पढ़िए और कोशिश करिए कि वैसा लिखें। देखो लीक से हटकर चलना अच्छी बात है, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप लीक से हटकर ना चलें, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप हमेशा मेरे को ही फॉलो करें, लेकिन मैं बस इतना कहता हूँ कि मैं खुद को भी फॉलो नहीं करता हूँ। मैं तो यूपीएससी को फॉलो करता हूँ ना। अगर मैं खुद को फॉलो करके आपका ऐसे चेक करूँ, आप सोच सकते हैं क्या कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति अभी तक आपको मिला है आपकी लाइफ में, कोई टीचर जो अपने ही ऐसे को 10 से 12 बार अलग अलग डायमेंशन में चेक कर दे और बोल दे उसने जो बताया था वो गलत था, जो अब बता रहा वो सही है, लेकिन कल तक वो भी टूट जाएगा, उसके बाद दूसरा नया आएगा। यानी कि हर बार अपने फ्रेम को बेस्ट से सुपर बेस्ट बनाने की कोशिश, है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं, हम जब स्थिर नहीं है, तो आप क्यों स्थिर हैं।
तो इस ऐसे को चेंज कीजिए, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया है बिल्कुल वैसे बताइए, और ऐसा तो बिल्कुल भी मत लिखिए। ऐसा एग्जामिनर कभी नहीं कहता है कि आप हमें ऐसा बताइए, ठीक है, वो बोर हो जाएगा। देखो ऐसे एक ऐसी चीज है कि जैसे प्रेमिका का पत्र, मतलब ऐसे ऐसी चीज होती है कि प्रेमिका के पत्र को देखा और पढ़ता चला गया और डूब गया। पहले के जमाने में लोग चिट्ठियां नहीं आती थी, चिट्ठी ना कोई संदेश, है ना, तो वैसा ही आपको लिखना है। अब यहाँ पे आप लिख रहे हो ये पहले नंबर पर वायुसेना, दूसरे नंबर, इसमें क्या माना होता है ना, कर ले और इतने क्यूटो नहीं डालने, इतने क्यूटो डालोगे आप, इतनी पंक्तियां डालोगे तो एग्जामिनर बोर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एक ऐसे में लगभग 2 मैक्सिमम 3, आप पहले हमारा ऐसे डिस्कशन की सीरीज पूरी सुने कि 1 से लेके 8 तक पार्ट में हमने बताया क्या है कि ऐसे लिखना कैसे होता है। जब आप वो समझ जाएंगे तो आपका ऐसे और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अपने ऐसे में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के एंगल को कवर किया है, हिस्ट्री के एंगल को नहीं कवर करना है। आपने अपने इस ऐसे में कहीं पर भी करंट के एंगल को ऐड नहीं किया है, तो आप क्या करें कि इसमें करंट के एंगल को ऐड करें, ठीक है। करंट के इवेंट को यहाँ पे बताएं, करंट के जो लीडर्स हैं उनके बारे में बताएं, विश्व इतिहास पे मत जाएं, विश्व के लोगों पे जाएं, बराक ओबामा पे जाएं, बिल गेट्स पे जाएं, कई सारे लोगों पे जाएं, ठीक है ना, जॉर्ज बुश पर जाएं, लेकिन ऐसा मत बताएं कि वो हिस्टोरिकल लगे। प्रबोधन और पुनर्जागरण का संदर्भ ले सकते हैं, लेकिन प्रबोधन और पुनर्जागरण को गहनता में नहीं बता सकते आप, ठीक है ना। मानवतावादी जो दार्शनिक है इरास्मस, उसकी बात कर सकते हैं आप, यहाँ पे मिरांडोला की बात कर सकते हैं आप, यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची की बात कर सकते हैं आप, यहाँ पे उस समय के द लास्ट सपर चित्र की बात कर सकते हैं, माइकल एंजेलो की बात कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से मनुष्य और मानवता के बीच के तारतम्य को बताया, किस तरीके से विश्व ने मानवता के पाठ को तो बताया, मानव को केंद्र में तो रखा, लेकिन अभी उसमें मनुष्यता आनी शेष थी, अभी उसे परिपक्व होना शेष था, और इसी परिपक्वता की दिशा में हमने 2 युद्ध देख लिए, ऐसे बता सकते हो। लेकिन शॉर्ट में, है ना, काफ़ी गहन बताओगे तो अब वैसे भी मेरा ये मानना है कि इस ऐसे में आपको कायदे से क्या करना चाहिए था, इस ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए थी कि करंट के इवेंट होते, करंट के इवेंट आप यहाँ डालते, आप यहाँ पे एंशियंट अपने यहाँ के कल्चर को ज़्यादा डालते, ठीक है, आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पुनर्जागरण जो अपने यहाँ हुआ उसे डालते, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान की जो घटनाएं हुई देश में या वर्तमान के जो लोग हैं उनके व्यक्तित्व का उल्लेख करते। एग्जामिनर को यही चीज़ें तो चाहिए भाई, ऐसे आपसे उसने क्यों पूछा, और कोविड-19 का पैंडेमिक तो जरूर डालते, समझ रहे, तो ऐसी चीज़ें डालें, प्रवासी मजदूरों की समस्या को डालते, लॉकडाउन को डालते, कोविड-19 के समय रेंट वालों के बिहेवियर कैसा रहा उसको डालते। काफ़ी सारे बच्चों ने बेहतरीन ऐसे लिखा है, उनसे थोड़ा देखें, उनके ऑडियो को एक बार फिर से वीडियो को उनको सुने, और वीडियो को जब आप सुन लें तो सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में हमारे ऐसे में जो लिखने का तरीका है वो केवल हिस्टोरिकल हो गया, इसमें मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाए, इसमें इकोनॉमी नहीं आ पाई, इसमें कल्चर नहीं आ पाया, इसमें ज्योग्राफी नहीं आ पाई, इसमें करंट अफेयर्स नहीं आ पाया, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन नहीं आ पाया। कोविड-19 के टाइम पे इंडिया की जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है या मैत्री स्कीम है या वंदे भारत स्कीम है या समुद्र सेतु अभियान है, वो किस तरीके से मानवता का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, ऐसे बताइए। किस तरीके से हमारे जवान जब शहीद होते हैं या हम किसी के जवान को अपने यहाँ गिरफ्त में ले लेते हैं फिर भी हम मानवता का परिचय देते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान की 2 लड़कियां अपने घर बार छोड़कर भागकर इंडिया का जो इंडिया का हिस्सा है, यानी कि जो इंडिया का हिस्सा है पीओके जिसको लोग पाकिस्तान वाले अपना कब्जा बोलते हैं, तो वहाँ पे इंडिया की तरफ आ गई। उनको नहीं पता कि इंडिया का बॉर्डर है कि पाकिस्तान का है। इंडिया के जब जवानों ने देखा, आर्मी ने जब देखा, तो उनको बड़े अच्छे से वहां पे रखा कैंप में, उनसे उनके घर का पता पूछा, पाकिस्तान के रेंजर से बात की और बोला कि आपके यहाँ के 2 लोग हमारे यहाँ आ गए हैं और इनको हम आपके पास भेजना चाहते हैं। सोचो पाकिस्तान होता तो क्या इतनी जल्दी भेज देता? कतई नहीं भेजता। लेकिन इंडिया के आर्मी के अंदर या इंडिया के आर्मी के जवानों के अंदर मानवता कूट कूट कर भरी है। ऐसे एग्जाम्पल्स आप बताएंगे,
समझ रहे हैं? तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी मौलिक और काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए। उम्मीद ये भी है कि आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।